शुरुआत में सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम कहते हैं कि राज्य हमारे अधिकार नहीं छीन सकता, तो ये राज्य आखिर है कौन? क्या सिर्फ सरकार या कुछ और भी? ये एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल है और इसका जवाब अनुच्छेद 12 में छिपा है। मूल अधिकारों के लिए राज्य की परिभाषा बहुत बहुत ज्यादा व्यापक है। अच्छा। इसमें 4 मुख्य घटक शामिल हैं। पहला, भारत की सरकार और हमारी संसद, यानी लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये तो सीधा साधा है, केंद्र सरकार। दूसरा भी वैसा ही है, सभी राज्यों की सरकारें और उनके विधानमंडल, यानी हर राज्य की अपनी सरकार और विधानसभा। ओके। लेकिन अब बात थोड़ी दिलचस्प होती है तीसरे और चौथे घटक के साथ। वो क्या है? तीसरा है सभी स्थानीय प्राधिकारी, मतलब हमारी नगर पालिकाएं, पंचायतें, जिला बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वगैरह। और चौथा? और चौथा सबसे व्यापक है अन्य प्राधिकारी। अच्छा, अन्य प्राधिकारी, यहीं पर अक्सर उलझन होती है। इसमें कौन कौन आता है? उदाहरण के लिए क्या LIC या ONGC जैसी सरकारी कंपनी को हम राज्य मान सकते हैं? वो सीधे तौर पर सरकार तो नहीं है। बेहतरीन सवाल, और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मान सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी ऐसी संस्था जो एक तरह से सरकार के एक अंग के रूप में काम कर रही हो, ओके। या जिसे कानून बनाने या आदेश जारी करने की शक्ति हो, वो अन्य प्राधिकारी में आएगी। ओके। इसीलिए LIC, ONGC, सेल जैसी संस्थाएं भी राज्य की परिभाषा में शामिल हैं। मतलब वो भी हमारे मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। ये तो बहुत जरूरी बात है। और यहाँ एक एग्जाम नोट भी है कि राज्य की ये व्यापक परिभाषा सिर्फ संविधान के भाग 3 यानी मूल अधिकार जी और भाग 4 यानी नीति निर्देशक तत्वों पर ही लागू होती है। एकदम सटीक। ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है। तो अब हमने ये तो समझ लिया कि हमारे अधिकारों का हनन कौन नहीं कर सकता, पर अगर कोई ऐसा कानून बना ही दिया जाए जो हमारे अधिकारों को कम करता हो तो क्या होगा? क्या हमारे पास कोई सुरक्षा कवच है? बिल्कुल है, और उसी सुरक्षा कवच का नाम है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13? जी। आप कल्पना कीजिए एक ऐसी ढाल की जो किसी भी गैर संवैधानिक कानून के तीर को हमारे अधिकारों तक पहुंचने से पहले ही हवा में रोक देती है। वाह, यही काम अनुच्छेद 13 करता है। ये तो बहुत शक्तिशाली ढाल लगती है। ये काम कैसे करती है? इसके 2 मुख्य पहलू हैं। पहला, अनुच्छेद 13(1) उन कानूनों से निपटता है जो संविधान लागू होने से पहले से चले आ रहे थे। अच्छा, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। हाँ, ये कहता है कि अंग्रेजों के समय का कोई भी कानून अगर वो हमारे मूल अधिकारों से टकराता है तो वो उस टकराव की हद तक शून्य यानी बेअसर हो जाएगा। और उन कानूनों का क्या जो संविधान लागू होने के बाद बनाए गए हैं? उनके लिए है अनुच्छेद 13(2). ये साफ साफ कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून बना ही नहीं सकता जो भाग 3 में दिए गए अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो। बना ही नहीं सकता। और अगर गलती से ऐसा कोई कानून बन भी गया तो वो भी उल्लंघन की मात्रा तक शून्य माना जाएगा। यहीं से हमारी न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू की ताकत मिलती है। यहाँ कानून या विधि शब्द का मतलब क्या सिर्फ संसद से पास हुआ एक्ट है या इसमें और भी कुछ शामिल है? बहुत अच्छा सवाल है। अनुच्छेद 13(3) इसका दायरा बहुत बड़ा कर देता है। विधि में सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राष्ट्रपति या राज्यपाल का अध्यादेश, कोई सरकारी आदेश, नियम, अधिसूचना और यहाँ तक कि कोई ऐसी रूढ़ी या प्रथा भी शामिल है जिसे कानून की मान्यता प्राप्त हो। लेकिन इसमें एक बड़ा पेंच भी तो है, संविधान संशोधन का। क्या वो भी विधि माना जाएगा? यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। अनुच्छेद 13(4) कहता है कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन इस अनुच्छेद के तहत विधि नहीं है। अच्छा। हालांकि केशवानंद भारती केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसी भी संशोधन की न्यायिक समीक्षा हो सकती है अगर वो संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करता हो। तो ये ढाल तो हमें मिल गई। अब सवाल उठता है कि ये ढाल जिस सबसे जरूरी अधिकार की रक्षा करती है वो क्या है? जाहिर है वो है समता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से शुरू होता है। बिल्कुल, अनुच्छेद 14 समता के अधिकार का कह सकते हैं मूल स्तंभ है। ये कहता है राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इसमें 2 अलग-अलग बातें कही गई हैं। जी हाँ, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। सुनने में एक जैसे लगते हैं पर इनमें बहुत बड़ा अंतर है। चलिए के ढाका क्लासेस के माध्यम से इस अंतर को समझते हैं। पहली बात है विधि के समक्ष समता, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये ब्रिटिश विचारधारा है। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून से ऊपर
कोई नहीं है। कोई भी नहीं। प्रधानमंत्री हो या एक आम नागरिक, कानून सबके लिए एक है। इसे एक नकारात्मक अवधारणा कहते हैं क्योंकि ये किसी भी तरह के विशेष अधिकार देने से मना करती है। ठीक है, कानून की नजर में सब बराबर, ये तो समझ आया। तो फिर विधियों का समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की अलग से जरूरत क्यों पड़ी? इसी सवाल में हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता छिपी है। सोचिए, सिर्फ कानून के सामने सब बराबर हैं कहना काफी नहीं था। हमारे संविधान निर्माता जानते थे कि समाज में जो लोग सदियों से पिछड़े हैं उन्हें दूसरों के बराबर लाने के लिए थोड़ा सहारा देना पड़ेगा, उनके साथ अलग बर्ताव करना पड़ेगा। अच्छा, इसीलिए अमेरिकी संविधान से विधियों का समान संरक्षण का सिद्धांत जोड़ा गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सकारात्मक अवधारणा है, एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। बिल्कुल, इसका मतलब है समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। ये राज्य को इजाजत देता है कि वो अलग अलग समूहों के लिए अलग अलग कानून बना सकता है, बशर्ते वो वर्गीकरण तर्कसंगत हो। ये सिद्धांत ही आरक्षण जैसे सकारात्मक कदमों का आधार बनता है। संक्षेप में कहें तो पहला सिद्धांत कहता है कानून अंधा है और दूसरा सिद्धांत कहता है कानून को पता है कि कौन कहाँ खड़ा है। अब आते हैं अनुच्छेद 15 पर, जो इस समानता के सिद्धांत को और मजबूत करता है और भेदभाव पर सीधी चोट करता है। जी, अनुच्छेद 15(1) कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल, और इस शब्द पर ध्यान देना है, केवल 5 आधारों पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। केवल 5 आधार? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान। यहाँ केवल शब्द पर जोर देना बहुत जरूरी है। इसका क्या मतलब है? केवल शब्द का मतलब है कि सिर्फ इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं हो सकता, लेकिन किसी अन्य तार्किक आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। जैसे किसी नौकरी के लिए शारीरिक योग्यता की शर्त लगाना लिंग या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं है। और 15(2) तो इस अधिकार को आम लोगों की जिंदगी तक ले आता है ना? हाँ, ये बहुत जबरदस्त प्रावधान है। ये कहता है कि किसी भी नागरिक को इन 5 आधारों पर दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, सड़कों जैसी सार्वजनिक जगहों का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब संविधान का ये अनुच्छेद सिर्फ सरकार को ही नहीं, बल्कि एक आम दुकानदार या होटल मालिक को भी भेदभाव करने से रोकता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये मैंने सोचा नहीं था। और यही इस अनुच्छेद की असली ताकत है। ये मात्र ऐसा मूल अधिकार है जो राज्य के साथ साथ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध है। तो ये तो हुई भेदभाव रोकने की बात। जी। लेकिन समाज में जो वर्ग ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए हैं, जैसे महिलाएं या पिछड़े वर्ग, उन्हें बराबर लाने के लिए क्या संविधान कुछ विशेष करने की इजाजत देता है? जी हाँ, और यहीं पर अनुच्छेद 15 के अपवाद सामने आते हैं, जो असल में समानता स्थापित करने के ही औजार हैं। अच्छा। 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति देता है, जैसे महिलाओं के लिए आरक्षण या बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा। और पिछड़े वर्गों के लिए? उसके लिए 15(4) है, जिसे पहले ही संविधान संशोधन से 1951 में जोड़ा गया था। पहले ही संशोधन से? जी। ये राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, मतलब SC, ST, OBC के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। इसी के आधार पर शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जाता है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण कड़ी 93वें संशोधन से जुड़ी थी। हाँ, वो है 15(6). इसके जरिए निजी शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण को लागू किया गया, चाहे वो सरकार से सहायता प्राप्त हो या ना हो। अच्छा, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी? जी, इसमें सिर्फ अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छूट दी गई है। और हाल ही में इसमें एक और नया अध्याय जुड़ा है आर्थिक आधार पर आरक्षण का, अनुच्छेद 15(6). जी, 103वें संविधान संशोधन 2019 से ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी EWS के लिए शिक्षण संस्थानों में 10% तक आरक्षण का प्रावधान करता है। और यहाँ याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि ये आरक्षण SC, ST और OBC को मिलने वाले मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त है। ठीक है, तो ये तो हो गई शिक्षण संस्थानों में समानता की बात। अब बात करते हैं उस चीज की जिसकी तैयारी लाखों युवा करते हैं, सरकारी नौकरियां। वहां अवसर की समानता कैसे सुनिश्चित होती है? उसके लिए है अनुच्छेद 16। ये कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के मामले में सभी नागरिकों को अवसर की समानता मिलेगी। ठीक है। यहाँ भी भेदभाव के खिलाफ कुछ आधार दिए गए हैं। क्या यहाँ भी वही 5 आधार है जो अनुच्छेद 15 में थे? 5 तो वही हैं: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान।
लेकिन परीक्षा के लिए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि यहाँ 2 नए आधार और जोड़े गए हैं। 2 नए? हाँ, उद्भव, डिसेंट और निवास, रेजिडेंस, यानी कुल मिलाकर 7 आधार हो गए। तो वंश या निवास स्थान के आधार पर भी सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं हो सकता। लेकिन नौकरियों में आरक्षण तो होता है, तो फिर वो कैसे संभव है? ठीक वैसे ही जैसे अनुच्छेद 15 में अपवाद थे, वैसे ही 16 में भी हैं। अनुच्छेद 16(4) इसका मुख्य आधार है। ये कहता है कि अगर राज्य को लगता है कि किसी पिछड़े वर्ग का सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वो उनके लिए पदों का आरक्षण कर सकता है। अच्छा, तो ये तो हो गई नियुक्ति में आरक्षण की बात। पर प्रमोशन का क्या? क्या वहां भी आरक्षण हो सकता है? इस पर तो काफी बहस हुई थी। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। इसी बहस के बाद 77वें संशोधन से अनुच्छेद 16(4) का जोड़ा गया। 16(4) का जी, जो SC और ST समुदाय के लिए पदोन्नति में भी आरक्षण की व्यवस्था करता है। इसके साथ ही 16(4) बैकलॉग वैकेंसी यानी पिछली भर्तियों की खाली रह गई आरक्षित सीटों को अलग से भरने का प्रावधान करता है, जिन पर 50% की सीमा लागू नहीं होती। और निवास की शर्त वाला अपवाद भी तो है। हाँ, 16(3) के तहत संसद, ध्यान रहे सिर्फ संसद, कानून बनाकर किसी खास नौकरी के लिए उस राज्य का निवासी होने की शर्त लगा सकती है। ओके। और अनुच्छेद 16(6) हाल ही में EWS के लिए नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान करता है, जो मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त है। अब हम एक ऐसे अनुच्छेद पर आते हैं जो सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति का ऐलान है। अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत करता है। यह सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने वाला अनुच्छेद है। बिल्कुल, ये अनुच्छेद बिना किसी लाग लपेट के कहता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। मतलब पूरी तरह से बैन। जी, यह अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित करता है और इसे लागू करने के लिए कड़े कानून भी बनाए गए हैं। जी, संसद ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 जैसे बहुत कठोर कानून बनाए हैं। परीक्षा के लिए यहाँ 2 बातें गांठ बांध लेनी है। पहली, ये एक आत्यंतिक अधिकार है, इसका कोई अपवाद नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं। और दूसरी, संविधान में अस्पृश्यता शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। और अब हम समता के अधिकार के आखिरी पड़ाव पर हैं, अनुच्छेद 18 जो उपाधियों का अंत करता है। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था ब्रिटिश राज की उस सामंती व्यवस्था को खत्म करना, जहां लोगों को सर, राय बहादुर, दीवान साहब जैसी उपाधियां देकर समाज में एक नकली ऊंच नीच बनाई जाती थी। हाँ। अनुच्छेद 18 इस व्यवस्था पर सीधा प्रहार करता है। तो ये क्या कहता है? ये 4 बातें कहता है। पहली, राज्य सेना या विद्या से जुड़े सम्मान के अलावा कोई उपाधि नहीं देगा। जैसे सेना में जनरल या शिक्षा में डॉक्टर की उपाधि दी जा सकती है। ठीक है। दूसरी, भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी देश से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। और अगर कोई विदेशी भारत में काम कर रहा हो? उसके लिए भी नियम है। कोई भी व्यक्ति, चाहे भारतीय हो या विदेशी, जो भारत में किसी लाभ के पद पर है, वो राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि, भेंट या पद स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन सरकार भारत रत्न और पद्म पुरस्कार तो देती है, क्या वो उपाधि नहीं है? इस पर तो काफी विवाद भी हुआ था। जी, बालाजी राघवन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट कर दी। कोर्ट ने कहा कि भारत रत्न, पद्म विभूषण जैसे सम्मान उपाधि, टाइटल्स नहीं बल्कि अलंकरण, अवार्ड्स हैं। अच्छा, ये टाइटल्स नहीं अवार्ड्स हैं। जी, ये किसी के अच्छे काम को सम्मानित करने के लिए हैं और अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करते। लेकिन कोर्ट ने ये भी चेतावनी दी कि कोई भी इन पुरस्कारों का इस्तेमाल अपने नाम के आगे या पीछे उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में, हाँ, उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं कर सकता। तो ये था 19 से। इसे अक्सर 6 स्वतंत्रताओं का गुच्छा भी कहते हैं। हाँ, और यहाँ सबसे पहला और सबसे जरूरी शब्द है नागरिक। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ये जो 6 स्वतंत्रताएं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को मिली हैं। अच्छा, मतलब विदेशियों को नहीं? नहीं, विदेशियों को नहीं। परीक्षा में ये पॉइंट अक्सर कंफ्यूज करता है। तो ये 6 आजादियां हैं कौन कौन सी? पहली है 19(1)(a) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने की, अपनी बात रखने की आजादी। फिर है शांति से बिना हथियारों के इकट्ठा होने की, मतलब सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरी,
कोई भी संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। चौथी, भारत में कहीं भी घूमने फिरने की, जिसे हम संचरण की स्वतंत्रता कहते हैं। हाँ, और पांचवी है भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बस जाने की स्वतंत्रता। और आखिरी छठी, कोई भी पेशा, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। और यहाँ एक दिलचस्प बात है कि पहले मतलब मूल संविधान में यहाँ 7 स्वतंत्रताएं थी। हाँ, संपत्ति का अधिकार भी था, 19(1)(f, बिल्कुल। जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 से हटा दिया गया। तो अब ये 6 ही बची हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या ये आज़ादियाँ मतलब असीमित है? क्या मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ? बहुत अच्छा सवाल है और इसका सीधा सा जवाब है नहीं। देखिए, कोई भी अधिकार असीमित नहीं हो सकता। संविधान हमेशा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के जो बड़े हित हैं उनके बीच एक संतुलन बनाता है। और इसी संतुलन को युक्तियुक्त निर्बंधन कहते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। एकदम सही। हर स्वतंत्रता पर कुछ जायज मतलब रीजनेबल पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। तो क्या इन पाबंदियों को याद रखने का कोई आसान तरीका है? क्योंकि ये लिस्ट तो काफी लंबी है। हाँ, बिल्कुल है। देखिए, रटने के बजाय अगर हम इनके पीछे का लॉजिक समझें तो आसान हो जाता है। जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इस पर रोक लग सकती है अगर बात भारत की एकता, अखंडता पर आए या देश की सुरक्षा पर आए। अच्छा। या फिर विदेशी संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, मानहानि, हाँ, या न्यायालय की अवमानना, ये सब आधार हैं। इसी तरह आप शांति से इकट्ठा तो हो सकते हैं, पर अगर उससे लोक व्यवस्था बिगड़ती है, मतलब पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है जी, तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। और घूमने फिरने और बसने की स्वतंत्रता पर? उस पर 2 मुख्य आधार हैं। एक तो आम जनता के हित में और दूसरा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के हितों के संरक्षण के लिए। अच्छा, ताकि उनकी संस्कृति और जमीन की रक्षा हो सके। बिल्कुल। और परीक्षा के लिए एक फैक्ट याद रखना बहुत जरूरी है। ये जो प्रभुता और अखंडता शब्द है, ये 16वें संशोधन 1963 में जोड़ा गया था। और लोक व्यवस्था शब्द? वो पहले ही संशोधन 1951 में जोड़ दिया गया था। ये दिखाता है कि संविधान समय के साथ कैसे बदला है। चलिए, तो ये था अनुच्छेद 19। अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 20 पर। ये उन लोगों के लिए है जिन पर किसी अपराध का आरोप लगा है। आप अनुच्छेद 20 को एक तरह से अभियुक्त के लिए एक सुरक्षा कवच मान सकती हैं, एक शील्ड जिसकी 3 परतें हैं। 3 परत, 3। ये दिलचस्प है। पहली परत क्या है? पहली परत है 27(1), भूतलक्षी विधियों से संरक्षण। मतलब? नो एक्सपोस्ट फैक्टो नो। हाँ। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए तब तक सजा नहीं मिल सकती जब तक वो काम करते समय कोई कानून न तोड़ा गया हो। मतलब बाद में बने कानून से पुराने काम के लिए सजा नहीं मिलेगी। समझ गया। और दूसरी परत? दूसरी परत है 20(2), दोहरे दंड से संरक्षण। नो डबल जेपर्डी। मतलब एक ही अपराध के लिए किसी को एक से ज्यादा बार सजा नहीं दी जा सकती। 1 गुना 1 सजा। एकदम। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण परत है 20(3), स्व अभिशंसन से संरक्षण। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। जी, इसका मतलब है कि किसी भी अपराध के आरोपी को खुद अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो ये तीनों ही न्यायिक प्रक्रिया में निष्पक्षता को पक्का करते हैं। हाँ। अच्छा, अब आते हैं उस अनुच्छेद पर जिसे कई लोग संविधान की जान कहते हैं, अनुच्छेद 21। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। बिल्कुल। ये अनुच्छेद कहता है किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यह व्यक्ति शब्द बहुत महत्वपूर्ण है ना? बहुत ज्यादा। व्यक्ति का मतलब है कि ये अधिकार सिर्फ नागरिकों को नहीं बल्कि भारत में मौजूद हर इंसान को मिला है, चाहे वो विदेशी ही क्यों ना हो। और दूसरा शब्द प्राण, जी, इसका मतलब सिर्फ जिंदा रहना तो नहीं होगा? पहले यही समझा जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या को बहुत बड़ा कर दिया है। अब प्राण का मतलब है गरिमा के साथ जीवन, और इसी एक व्याख्या से हमें निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ये सब मूल अधिकार के तौर पर मिले हैं। और सबसे बड़ी बात, ये अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। जी हाँ, ये व्यवस्था 44 संशोधन 1978 से की गई। अनुच्छेद 20 और 21 ये 2 ऐसे अधिकार हैं जो इमरजेंसी में भी नहीं छीने जा सकते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। और अनुच्छेद 21 से ही जोड़ा है, 21 का शिक्षा का अधिकार। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। 86 में संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया है। ये कहता है कि राज्य 6 से 14 साल के सभी बच्चों को
मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देगा। लेकिन ये लागू तो बाद में हुआ था, है ना? हाँ, संशोधन 2002 में हुआ, पर इसे लागू करने वाला कानून RTE एक्ट वो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। परीक्षा में ये दोनों तारीखें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो हमने जीवन का अधिकार देख लिया, शिक्षा का अधिकार देख लिया, पर क्या हो अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया जाए, तब उसके क्या अधिकार हैं? उसके लिए है अनुच्छेद 22। ये गिरफ्तारी और हिरासत के मामलों में कुछ संरक्षण देता है। इसको हम 2 हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला हिस्सा कौन सा है? पहला हिस्सा है सामान्य कानून के तहत गिरफ्तारी, जिसे प्यूनिटिव डिटेंशन कहते हैं। मतलब अपराध करने के बाद सजा के लिए गिरफ्तारी। इसमें गिरफ्तार व्यक्ति को 3 अधिकार मिलते हैं। कौन कौन से? पहला, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। दूसरा, अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी। यात्रा का समय छोड़कर। हाँ, यात्रा का समय छोड़कर। ये पुलिस की मनमानी पर रोक लगाता है। लेकिन इसके 2 अपवाद भी हैं। ये संरक्षण शत्रु देश के नागरिक और निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को नहीं मिलता। निवारक निरोध? ये क्या है? इसका नाम ही थोड़ा अलग है। चलिए के ढाका क्लासेस के माध्यम से समझते हैं कि ये निवारक निरोध आखिर है क्या। हाँ, ये अनुच्छेद 22 का दूसरा और ज्यादा कह सकते हैं विवादित हिस्सा है। देखिए, निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन का मकसद किसी को अपराध करने से रोकना है। मतलब अपराध करने से पहले ही सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तारी? एक तरह से हाँ। इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही रोकना है। इसीलिए ये एक बहुत संवेदनशील कानून है और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान में कुछ सुरक्षा उपाय भी हैं। जैसे कि सामान्य तौर पर किसी को इसमें अधिकतम 3 महीने के लिए ही हिरासत में रखा जा सकता है। और अगर 3 महीने से ज्यादा रखना हो तो उसके लिए एक सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट जरूरी होती है और इस बोर्ड में हाईकोर्ट के जज या उनके स्तर के लोग होते हैं। मैंने सुना है कि 44वें संशोधन ने इस अवधि को 2 महीने कर दिया था। बिल्कुल सही। 44वें संशोधन में ये 2 महीने किया गया था, पर वो प्रावधान आज तक अधिसूचित यानी लागू नहीं हुआ है। इसलिए परीक्षा में अगर सवाल आता है तो सही जवाब 3 मास ही है। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। अब हम अपने अंतिम खंड पर आते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। हाँ, ये सीधे सीधे इंसानी गरिमा से जुड़े अधिकार हैं। अनुच्छेद 23 3 चीजों पर पूरी तरह रोक लगाता है। मानव का दुर्व्यापार यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसानों की खरीद फरोख्त। जी। दूसरा, बेगार यानी बिना पैसे के जबरदस्ती काम करवाना। और तीसरा, कोई भी और तरह का बलात् श्रम मतलब फोर्स लेबर। लेकिन इसका भी अब एक अपवाद है ना, राज्य अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है। हाँ, अनुच्छेद 23(2) के तहत राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है, जैसे देश की रक्षा के लिए या किसी आपदा के समय। पर एक शर्त है, बहुत बड़ी शर्त है कि ऐसी सेवा लागू करने में राज्य धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अच्छा, और इस खंड का आखिरी अनुच्छेद, अनुच्छेद 24, वो बच्चों के लिए है। वो बाल श्रम पर रोक लगाता है। साफ कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने, खान या किसी और खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा, ताकि उनके बचपन की सुरक्षा हो सके। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो हमने अनुच्छेद 19 से 24 तक का सफर पूरा कर लिया है। चलिए परीक्षा के लिए एक त्वरित पुनरावृत्ति हो जाए। जरूर। तो अनुच्छेद 19, 6 स्वतंत्रताएं, वाक, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति। अनुच्छेद 20, दोष सिद्धि से संरक्षण, 3 बातें, भूतलक्षी विधि नहीं, दोहरा दंड नहीं और स्व अभिशंसन नहीं। बहुत अच्छे। अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जो आपातकाल में भी निलंबित नहीं होगा। और 21 का 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी से संरक्षण, 24 घंटे में पेशी और निवारक निरोध में बिना बोर्ड के अधिकतम अवधि 3 महीने। शानदार। और अनुच्छेद 23, मानव दुर्व्यापार और बेगार पर रोक। और अनुच्छेद 24, 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बाल श्रम पर रोक। एकदम। अनुच्छेद 25, जो एक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत गहरा है। अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को, और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि व्यक्ति को, हाँ, हर व्यक्ति को, चाहे वो भारत का नागरिक हो या अच्छा विदेशी भी, हाँ, विदेशी भी,
उसे 4 अहम आजादियां देता है। पहली है अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी आप मन ही मन किसी भी ईश्वर या शक्ति को मान सकते हैं या चाहें तो नास्तिक भी रह सकते हैं। दूसरी, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार। तीसरी, उस धर्म के अनुसार आचरण करने का, मतलब पूजा पाठ, रीति रिवाज, ये सब। और चौथी, अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार। तो ये एक बहुत ही व्यक्तिगत, एक इंडिविजुअल राइट हुआ। बिल्कुल, ये एक बहुत ही व्यक्तिगत अधिकार है। लेकिन क्या ये अधिकार असीमित है? मतलब क्या कोई अपने धर्म के नाम पर कुछ भी कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं से वो संतुलन वाली बात शुरू होती है जिसका जिक्र आपने किया था। अच्छा। संविधान इस अधिकार पर 3 तर्कसंगत सीमाएं लगाता है: लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। जी, इसका मतलब ये है कि कोई धर्म के नाम पर ऐसी प्रथा नहीं चला सकता जिससे समाज में मान लीजिए दंगे भड़कें, वो लोक व्यवस्था का उल्लंघन होगा। या कोई ऐसी प्रथा जो अनैतिक हो या जिससे किसी के स्वास्थ्य को सीधा खतरा हो। तो इन आधारों पर राज्य दखल दे सकता है? हाँ, राज्य दखल दे सकता है। एक मिनट, ये तो दिलचस्प है। इसका मतलब राज्य धर्म के मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकता है अगर उसे लगे कि कोई सामाजिक सुधार जरूरी है। क्या इसका कोई उदाहरण है? बिल्कुल, और ये अनुच्छेद 25 का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अनुच्छेद 25(2) साफ कहता है कि राज्य को 2 शक्तियां हैं। पहली, वो धर्म से जुड़ी किसी भी आर्थिक, राजनीतिक या दूसरी सांसारिक गतिविधि को नियंत्रित कर सकता है। और दूसरी, वो सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए कानून बना सकता है। अच्छा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मंदिरों में सभी जातियों के प्रवेश को कानूनी मान्यता देना। ये एक सामाजिक सुधार था और राज्य ने इसे लागू करने के लिए कानून बनाया। समझ गया। और इसी अनुच्छेद में सिखों के कृपाण रखने और हिंदू शब्द की परिभाषा को लेकर भी कुछ खास बातें हैं। ये परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं। हाँ, वो 2 स्पष्टीकरण बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, सिख धर्म के अनुयायियों का कृपाण धारण करना और लेकर चलना उनके धार्मिक आचरण का हिस्सा माना गया है। ठीक है। और दूसरा, जब इस अनुच्छेद में हिंदू शब्द का इस्तेमाल होता है तो कानूनी तौर पर उसमें सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोग भी शामिल माने जाते हैं। ठीक है। तो अनुच्छेद 25 एक व्यक्ति के धार्मिक विश्वास की रक्षा करता है, लेकिन धर्म तो अक्सर सामूहिक रूप से निभाया जाता है। सही बात है। जैसे मंदिर, मस्जिद या कोई ट्रस्ट। तो क्या एक पूरे धार्मिक समूह के भी अपने अधिकार होते हैं? संविधान इस बारे में क्या कहता है? यहीं पर कहानी का अगला अध्याय यानी अनुच्छेद 26 शुरू होता है, जहां अनुच्छेद 25 एक व्यक्तिगत अधिकार था, इंडिविजुअल राइट। हाँ, वही अनुच्छेद 26 एक सामूहिक अधिकार है। यह अधिकार किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि एक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी हिस्से को मिलता है। और इस सामूहिक अधिकार में क्या क्या शामिल है? इसके तहत एक धार्मिक समूह को आप कह सकती हैं 4 मुख्य अधिकार मिलते हैं। इन्हें एक संस्था के 4 स्तंभों की तरह देख सकते हैं। पहला, वो धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए अपनी संस्थाएं बना सकते हैं, उन्हें चला सकते हैं। दूसरा, वे अपने धर्म से जुड़े मामलों का प्रबंधन खुद कर सकते हैं। अच्छा। तीसरा, वे चल और अचल संपत्ति मतलब जमीन, इमारतें वगैरह खरीद सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। और चौथा, वे संपत्ति का प्रशासन कानून के दायरे में रहकर कर सकते हैं। तो क्या इन सामूहिक अधिकारों पर भी वही सीमाएं लागू होती हैं? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य वाली? जी हाँ, बिल्कुल। राज्य इन 3 आधारों पर धार्मिक समूहों के मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकता है। तो संक्षेप में, और ये परीक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। हाँ, ये जरूरी है। अनुच्छेद 25 व्यक्ति की आजादी की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 26 पूरे समूह की आजादी की। एक इंडिविजुअल है, दूसरा कलेक्टिव। धर्म की बात हो गई, व्यक्ति और समूह के अधिकारों की भी। पर धर्म, पैसा और शिक्षा, इनका क्या रिश्ता है? अक्सर ये तीनों चीजें एक साथ आती हैं। संविधान इसे कैसे नियंत्रित करता है? संविधान ने इस पर बहुत साफ लकीरें खींची हैं। अनुच्छेद 27 पैसे की बात करता है। टैक्स की? हाँ, टैक्स। इसका मतलब सीधा सा है, सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए आपकी जेब से टैक्स का पैसा नहीं ले सकती। राज्य धर्म के नाम पर कर यानी टैक्स नहीं लगा सकता। पर हमने देखा है कि कई धार्मिक स्थलों पर टिकट या पर्ची कटती है, वो क्या है फिर? ये एक बहुत अच्छा सवाल है।
और यही कर और शुल्क का अंतर समझना जरूरी है। टैक्स और फीस का अंतर। राज्य कर टैक्स नहीं ले सकता, लेकिन शुल्क फी ले सकता है। शुल्क किसी विशेष सेवा के बदले में लिया जाता है। जैसे अगर सरकार किसी तीर्थ यात्रा पर यात्रियों की सुरक्षा या साफ सफाई की व्यवस्था करती है, तो उसके लिए वो एक छोटी सी फीस ले सकती है। लेकिन वो पैसा किसी धर्म विशेष के प्रचार पर खर्च नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत स्पष्ट हुआ। और शिक्षा संस्थानों का क्या? क्या सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? इसे अनुच्छेद 28 स्पष्ट करता है। इसे समझने के लिए शिक्षण संस्थानों को 3 हिस्सों में बांटकर देखते हैं। ठीक है। पहले, वो संस्थान जो पूरी तरह से सरकारी पैसे से चलते हैं। सोचिए एक सरकारी स्कूल। वहां किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा देना पूरी तरह से मना है, प्रोहिबिटेड है। पूरी तरह से। दूसरे, वो संस्थान जो किसी धार्मिक ट्रस्ट या न्यास ने बनाए हैं, लेकिन जिनकी मान्यता राज्य से है, जैसे कई मिशनरी स्कूल या मदरसे होते हैं। हाँ। इनमें धार्मिक शिक्षा की अनुमति है, अलाउड। और तीसरी तरह के संस्थान कौन से हैं? तीसरे वो संस्थान हैं जिन्हें राज्य से मान्यता मिली है या वो सरकार से आर्थिक सहायता मतलब एड लेते हैं। इन संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त के साथ। वो क्या है? यह पूरी तरह से स्वैच्छिक होगी, वॉलंटरी। अच्छा, मतलब किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। किसी भी छात्र को उसकी सहमति के बिना धार्मिक प्रार्थना या शिक्षा में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और अगर छात्र नाबालिग है तो उसके माता पिता की सहमति जरूरी होगी। तो हमने देखा कि अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म को लेकर व्यक्ति और समूहों के अधिकारों की बात हुई। लेकिन भारत की खूबसूरती तो इसकी विविधता में है। जी हाँ, और संविधान इस बात को पहचानता है। समाज में कुछ वर्ग ऐसे होते हैं जिनकी भाषा, लिपि या संस्कृति अलग होती है। अल्पसंख्यक। हाँ, अल्पसंख्यक। उनके हितों की रक्षा के लिए संविधान क्या विशेष प्रावधान करता है? यहीं से मुझे लगता है अनुच्छेद 29 की कहानी शुरू होती है। बिल्कुल। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के साथ साथ सभी नागरिकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की नींव रखता है। इसका पहला खंड 29(1) कहता है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को। एक मिनट, यहाँ नागरिकों के किसी भी अनुभाग का इस्तेमाल हुआ है, अल्पसंख्यक शब्द का नहीं। इसका क्या कोई खास मतलब है? हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि अनुच्छेद 29 का दायरा सिर्फ अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है। अच्छा। किसी भी अनुभाग में बहुसंख्यक भी आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी राज्य में हिंदी बोलने वाले बहुसंख्यक हैं, लेकिन उस राज्य के किसी एक जिले में भी अल्पसंख्यक हो जाए, तो वे भी अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए इस अनुच्छेद का सहारा ले सकते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। अच्छा, और इसका दूसरा खंड क्या कहता है? अनुच्छेद 29(2) कहता है कि कोई भी शिक्षण संस्थान जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है या सरकार से मदद ले रहा है, वो किसी भी नागरिक को सिर्फ धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर दाखला देने से मना नहीं कर सकता। ये समानता को सुनिश्चित करता है? जी। तो अगर अनुच्छेद 29 सभी के लिए है, तो फिर विशेष रूप से अल्पसंख्यकों को क्या अधिकार दिया गया है? ये विशेष अधिकार मिलता है अनुच्छेद 30 में। के ढाका क्लासेस के माध्यम से समझते हैं कि ये अनुच्छेद केवल 2 तरह के अल्पसंख्यकों पर लागू होता है। धार्मिक अल्पसंख्यक जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई। हाँ। और भाषाई अल्पसंख्यक जैसे किसी राज्य में तमिल या बंगाली बोलने वाले लोग। ठीक है। ये अनुच्छेद उन्हें 2 बहुत बड़े अधिकार देता है। पहला, वे अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, और दूसरा, वे उन संस्थानों का प्रशासन भी खुद कर सकते हैं। स्थापना और प्रशासन दोनों। और 44वें संविधान संशोधन ने इसमें एक और सुरक्षा कवच जोड़ा। अगर सरकार उनके द्वारा चलाए जा रहे संस्थान की संपत्ति का अधिग्रहण करती है, तो उसे इतना मुआवजा देना होगा कि उनके ये अधिकार खत्म ना हो जाए। तो अगर हम परीक्षा के लिए इन दोनों में मुख्य अंतर को समझें, तो वो क्या होगा? मुख्य अंतर ये है कि अनुच्छेद 29 एक तरह का सामान्य अधिकार है जो देश के हर नागरिक समूह को अपनी भाषा, संस्कृति बचाने का हक देता है। मतलब ये ज्यादा व्यापक है। हाँ, जबकि अनुच्छेद 30 एक विशेष अधिकार है जो सिर्फ धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान खोलने और चलाने का हक देता है। चलिए अब उस अनुच्छेद पर आते हैं जो आज संविधान में कह सकते हैं मौजूद तो नहीं है, पर उसकी छाया आज भी मौजूद है। मैं बात कर रहा हूं अनुच्छेद 31 यानी संपत्ति के अधिकार की। इसकी कहानी क्या है?
अनुच्छेद 31 भारतीय संविधान के सबसे विवादित अनुच्छेदों में से एक रहा है। मूल रूप से ये संपत्ति के अधिकार को एक मूल अधिकार बनाता था। फंडामेंटल राइट। जी, लेकिन आज़ादी के बाद जब भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन जैसे कानून आए तो ये अधिकार आड़े आने लगा। इसी वजह से 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो क्या अब संपत्ति का अधिकार खत्म हो गया? नहीं, खत्म नहीं हुआ है, बस उसका दर्जा बदल गया है। अब ये भाग 3 में मूल अधिकार न होकर भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी या विधिक अधिकार है। लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि सरकार आपकी संपत्ति कानून बनाकर ले सकती है, लेकिन मनमाने ढंग से नहीं। और अब इसके हनन पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, जैसा कि मूल अधिकारों के मामले में होता है। तो अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। हमने इतने सारे अधिकारों की बात की, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, लेकिन अगर सरकार या कोई और इन अधिकारों को हमसे छीनने की कोशिश करे तो हमारे पास क्या उपाय है? इन अधिकारों का असली रक्षक कौन है? यह हमें संविधान की उस अनुच्छेद पर लाता है जिसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। अनुच्छेद 32। जी, अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान की आत्मा और हृदय, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? आप कल्पना कीजिए कि आपको दुनिया के सारे अधिकार दे दिए जाएं, लेकिन अगर कोई उन्हें आपसे छीन ले तो आपके पास शिकायत करने की कोई जगह ना हो। तो वो अधिकार तो सिर्फ कागज पर रह जाएंगे। बिल्कुल, वो महज कागज पर लिखे शब्द रह जाएंगे। अनुच्छेद 32 वो चाबी है जो अधिकारों के इस खजाने को असलियत में खोलती है। ये खुद एक मूल अधिकार है जो हमारे बाकी मूल अधिकारों की गारंटी देता है। अच्छा, ये खुद में एक फंडामेंटल राइट है। जी हाँ, यह हमें अधिकार देता है कि अगर हमारे किसी भी मूल अधिकार का हनन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और तब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए 5 तरह के विशेष आदेश जारी कर सकता है, जिन्हें रिट कहते हैं। ये बहुत शक्तिशाली उपकरण है। 5 तरह के रिट? जी, पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका मतलब है शरीर को प्रस्तुत करो। अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है तो कोर्ट यह रिट जारी करके उसे अपने सामने पेश करने का आदेश देता है। दूसरी है परमादेश, यानी हम आदेश देते हैं। जब कोई सरकारी अधिकारी या संस्था अपना कानूनी कर्तव्य पूरा नहीं कर रही हो तो कोर्ट उसे वो काम करने का आदेश देता है। अच्छा। तीसरी है प्रतिषेध, जिसका मतलब है रोकना। ये ऊपरी अदालत द्वारा निचली अदालत को तब जारी की जाती है जब वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले की सुनवाई कर रही हो। और बाकी 2 कौन सी हैं? चौथी है उत्प्रेषण, सर्टियोरारी, जिसका मतलब है और अधिक सूचित कीजिए। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी निचली अदालत से किसी केस के कागजात अपने पास मंगवा सकता है ताकि फैसले की समीक्षा की जा सके। ठीक है। और 5वीं है अधिकार पृच्छा, क्वो वारेंटो, यानी आपका क्या अधिकार है। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे सार्वजनिक पद पर काम करने लगता है जिसका वो कानूनी हकदार नहीं है तो कोर्ट इस रिट से उसके दावे की जांच करता है। तो क्या ये मूल अधिकार हमेशा हर स्थिति में लागू होते हैं या ऐसी भी कोई स्थिति है जहां इन पर रोक लगाई जा सकती है? हाँ, संविधान खुद ही कुछ विशेष परिस्थितियों का वर्णन करता है जहां इन अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। अनुच्छेद 33 और 34 इसी बारे में है। अच्छा। अनुच्छेद 33 संसद को ये शक्ति देता है कि वो सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के मूल अधिकारों पर रोक लगा सकती है। ऐसा क्यों? इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि उनमें अनुशासन बना रहे और वे अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन कर सकें। जाहिर है, एक सैनिक को अभिव्यक्ति की उतनी आज़ादी नहीं मिल सकती जितनी एक आम नागरिक को मिलती है। सही बात है। और अनुच्छेद 34 वो मार्शल लॉ की बात करता है। उसका क्या मतलब है? अनुच्छेद 34 कहता है कि जब भारत के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ यानी सेना का कानून लागू हो तो उस दौरान संसद कानून बनाकर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। साथ ही मार्शल लॉ के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा किए गए काम को भी कानूनी वैधता दे सकती है।
और इस सूची का अंतिम अनुच्छेद, अनुच्छेद 35, इसका क्या महत्व है? अनुच्छेद 35 एक तरह से इस पूरे भाग को समेटता है और एकरूपता सुनिश्चित करता है। ये साफ कहता है कि मूल अधिकारों से जुड़े कुछ खास मामलों पर कानून बनाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद के पास होगी, राज्यों की विधानसभाओं के पास नहीं। जी नहीं, राज्यों के पास नहीं। जैसे अस्पृश्यता के लिए दंड तय करना, या मानव तस्करी के लिए, या फिर सशस्त्र बलों के अधिकारों को सीमित करना। ऐसा इसलिए किया गया ताकि पूरे देश में मूल अधिकारों को लेकर एक जैसा कानून लागू हो। बहुत बढ़िया। तो चलिए, जो कुछ हमने आज सीखा है उसे जल्दी से दोहरा लेते हैं। बिल्कुल। मुख्य बातें एक नजर में। अनुच्छेद 25 से 28 हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं, जिसमें व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों अधिकार शामिल हैं। अनुच्छेद 29 और 30 देश की विविधता को पहचानते हुए संस्कृति और शिक्षा से जुड़े अधिकार देते हैं, खासकर अल्पसंख्यकों को। और सबसे जरूरी अनुच्छेद 32, जो इन सभी अधिकारों का रक्षक है, जिसे संविधान की आत्मा कहा गया है। बिल्कुल। और अंत में अनुच्छेद 33, 34 और 35, जो विशेष परिस्थितियों में इन अधिकारों पर संसद की शक्ति को स्पष्ट करते हैं। और ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि संविधान का भाग 3 हमारे देश में राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श स्थापित करता है। ये हर नागरिक को बराबरी और गरिमा का एहसास दिलाता है।